अपना इंट्रोड्यूस आप। हाँ। सो ऑडियंस के लिए है कि आज हमारे साथ जो स्पीकर ये मिस्टर अब्दुल कदीर है। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में इरासमुस मंडस का प्रोग्राम ये कंटिन्यू करें। इसके अलावा इन्होंने सऊदी अरेबिया की किंग फहद यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी किया हुआ था। बाकी अपनी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं और सेशन को कायदा आगाज करते हैं। जी अब्दुल कदीर, आप अब कंटिन्यू कर सकते एक मिनट में वीडियो ऑन कर लूँ। नहीं तो स्क्रीन शेयर भी कर लेता हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं स्क्रीन शेयर करके स्क्रीन शेयर का हैं। ऑप्शन स्क्रीन नहीं शेयर है। कर रहे हैं? हाँ, हाँ, आपके पास ऑप्शन होगा स्क्रीन शेयर का भी ना। लेकिन होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन चलिए शेयरिंग एक आ रही है। मिनट अलाउ करता हूँ। हाँ, उसको अलाउ करें। तो अभी तक 27 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। बस थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेते हैं बाकी। चलिए अलाउ कर दिया, आप स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन क्लियर है या? क्लियर क्लियर है आप। यू कैन गो विद। ओके। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। मेरा नाम अब्दुल कदीर है और मैं स्पेन में हूँ। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में मैं एमएस कर रहा हूँ एरasmus मेंडस स्कॉलरशिप पे। और आज का जो हमारा सेशन है वो भी इसी सिलसिले में है कि आप लोग जो पाकिस्तान से हैं या कहीं और, तो आप लोगों को थोड़ा गाइड किया जा सके एरasmus मेंडस है क्या, इसमें अप्लाई कैसे किया जा सकता है। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे इसके रिलेटेड वो हम एंड पे ले लेंगे। तो इससे पहले मैं अपना थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मैंने बीएस केमिस्ट्री किया था और किसी टॉप यूनिवर्सिटी से नहीं किया। हमारा मोस्टली ये कंसर्न होता है कि बच्चों को कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ही स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, नस्ट लम्स या पीयू या क्यूएयू। जबकि ऐसा नहीं है। मैंने एफिलिएटेड कॉलेज से बीएस किया था और 2021 में अप्लाई करना स्टार्ट किया। उसके साथ मैंने 21 में इटली में दो स्कॉलरशिप विन किए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेंजिया और बलुंगना के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब कोविड इरा था तो वीज़ाज के इशू थे और अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली। तो उसके बाद मैंने दोबारा अप्लाई करना स्टार्ट किया और साथ में मैं पाकिस्तान में भी अप्लाई करता रहा पीपीएससी और डिफरेंट चीज़ों में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे टेस्ट वगैरह क्लियर थे, लेकिन मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी और शायद जीसी में भी मैंने अप्लाई किया था और पीयू और यूएफ में भी, लेकिन उन्होंने भी मुझे एडमिशन नहीं दिया था। और ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने कभी भी इन चीज़ों को लेकर डिसर्ट नहीं होना, आगे बढ़ना है। और मैंने अपनी एफर्ट जारी रखी और उसके बाद शायद 15-20 जगह से मुझे एक्सेप्टेंस मिली थी और जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 10 फुली फंडेड स्कॉलरशिप विन की हैं। और इसमें ओपन डोर जो है रशिया का स्कॉलरशिप, दो यूके की यूनिवर्सिटीज़ थी उनका स्कॉलरशिप, दो सऊदीया की यूनिवर्सिटीज़ थी, किंग फहद और किंग अब्दुल अजीज़। और उसके बाद एरास्मस में मैं लास्ट टाइम रिजर्व पे था। और 2022 में मैं चला गया था सऊदीया की स्कॉलरशिप पे किंग फाहद में। वहाँ मैंने एक साल गुजारा और एक साल गुजारने के बाद मैंने कुछ मेरे अपने फ्यूचर गोल्स की वजह से मैंने सोचा कि मुझे स्टिल आगे मूव करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन एंड पे आएगा तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि सर आपने की फीपिंग क्यों छोड़ा। ऐसी बात नहीं है, वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वो बहुत हाईली पेड स्कॉलरशिप है। तो स्टूडेंट्स को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए वहाँ पे भी। इसके बाद मैं इधर आ गया एरास्मस मंडस में। मेरा इस प्रोग्राम में मेरी सिलेक्शन हुई थी तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन आके पाकिस्तान से की। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब स्पेन में हूँ। अब मैं बता देता हूँ कि ये एरास्मस मंडस है क्या। होप सो आप लोगों को स्क्रीन क्लियर हो रही होगी।
हमजा भाई, स्क्रीन क्लियर है? मतलब शेयर हो रही है? जी जी, क्लियर है, शो हो रही है। जी। हाँ, मैंने अपने ये स्लाइड पे भी दिखाया है कि एरास्मस मंडस एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है और हाईली पेड मास्टर डिग्री है पूरी दुनिया में। और इसको पूरी दुनिया में बहुत हाईली रेट किया जाता है, क्योंकि ये यूरोप की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से करवाई जाती है। इसमें बेसिकली टोटल 190 प्रोग्राम्स हैं, और इसकी ब्यूटी ये है कि आपको कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, प्रोफेसर को ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जाके उसके पोर्टल पे, ये मेरे ख्याल में एरास्मस मंडस कैटलॉग का पोर्टल है, वहाँ पे 190 प्रोग्राम्स हैं, और वहाँ पे आप अपना प्रोग्राम सर्च करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और जितने मर्जी प्रोग्राम में आप अप्लाई करें, कोई मसला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 3 की रिस्ट्रिक्शन है, ऐसी रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और इसकी लास्ट डेट क्या होती है वो वेरी करती है। नवंबर से ऑलमोस्ट प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, और फेब तक इनकी ऑलमोस्ट डेडलाइन। और अब मेरे ख्याल में दिसंबर एंड होने वाला है, तो बहुत से प्रोग्राम्स की डेडलाइन एंड होने वाली है। तो काइंडली जो लोग सोच रहे हैं वो लाजमी जल्दी जल्दी जाके इस पे अप्लाई कीजिएगा। मैं चीज़ों को शॉर्ट डाउन कर रहा हूँ ताकि एंड पे अपने क्वेश्चंस आपके ज़्यादा सारे हों, वो उनको क्लियर किया जाए। अच्छा, ये मैंने कुछ इसमें बताया है कि कैटलॉग को जाके सर्च करना है, रस्मस मुंडस कैटलॉग को, और उसमें अपने प्रोग्राम्स जाके देखने हैं, उसकी डेडलाइन, डॉक्यूमेंट्स जो उसमें हैं नीडेड उसके मुताबिक बनाने हैं। और ये भी देखना है कि उस प्रोग्राम की फंडिंग है या नहीं। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनकी फंडिंग नहीं है, तो वो फंडिंग अगर फुली फंडेड हो तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर जो लोग सेल्फ पे भी आना चाहते हैं वो एरास्मस मुंडस के थ्रू आ जाए, तो उनको वीज़ाज में इशू नहीं होते, और वो एंट्री कर सकते हैं, और फीस भी मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, इसमें अब डॉक्यूमेंटेशंस की बात की जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसमें वो एसओपी है। इसको डिफरेंट नेम्स रखे जाते हैं। एसओपी भी इसको हम कहते हैं, एलओएम भी कहते हैं। और ये, और इसके बाद है सीवी। और सीवी जो है उसका अच्छा टेम्पलेट वो यूरोपास ही है, उनकी वेबसाइट पे जाके आप बना सकते हैं। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स हैं। मिनिमम मेरे ख्याल में 2 चाहिए होते हैं, समटाइम्स 3 भी, लेकिन 2 तो मस्ट होने चाहिए। और आइट्स से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप आइट्स करें, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसको इतना इंग्लिश के हवाले से, क्योंकि हम नेटिव इंग्लिश स्पीकर कंट्री में नहीं आते, तो हमें ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के तौर पर समझा जाता है। एक मिनट वेट। हाँ, और हमारे ना दो रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं। और इसके बाद, सॉरी, मैं आइट्स आइट्स की बात कर रहा था। हाँ, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर हम आइट्स के बगैर फुली फंडेड स्कॉलरशिप विन करें, तो ये चांसेस ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाते हैं। अगर कोई आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज हैं और आपके पब्लिकेशंस और बहुत कुछ और साथ में है, तो फिर तो आपके लिए ये गुजारा कर सकता है। लेकिन मोस्टली प्रोग्राम्स में ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के तौर पे है, तो कोशिश करें कि आप लोग आइट्स करें साथ में। उसके बाद आईडी कार्ड पे अप्लाई मेरे ख्याल में नहीं होता। आप पासपोर्ट एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट समझा जाता है, आपकी आइडेंटिटी। तो वो जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो सबसे पहले तो पासपोर्ट बनवाए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो आजकल पासपोर्ट्स का भी बड़ा इशू चल रहा है, डिले है। तो होप सो आपके पास ये चीज़ें रेडी होंगी। अब ये नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये कैसे बनवाया जाए। इसका सिंपल है कि आप अपने यूनियन काउंसिल में जाएं, वहाँ से बनवाएं, वहां से बन जाता है। अगर वहां से नहीं बनता तो आप अपने जो तहसील ऑफिस है गवर्नमेंट का, वहां पे चले जाएं, वहां से बन जाता है। या डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वहां से बन जाता है। उसके बाद डिग्री, अरेस्मस में मेरे ख्याल में ये एक थोड़ी सी एज ये है कि आपको होप सर्टिफिकेट पे भी इस बार वीज़ाज इशू हुए हैं। लेकिन जो बाकी स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे मैं किंग फाहद की बात करूं, तो वहाँ पे आपको डिग्री लाजमी चाहिए होगी वीज़ा के लिए। तो आप ट्रांसक्रिप्ट और होप सर्टिफिकेट पे भी एरेस्मस में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये अब थोड़े थोड़े डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस।
हाँ, डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को ही बता देता हूँ कि इसको कैसे डिज़ाइन किया जाए। असल में ना, बहुत से लोगों को इसमें बहुत सारा इशू होता है और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी का सैंपल मिल जाए, उसको देख लें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ऑलमोस्ट कोई 30 40 30 एक बनाए होंगे अपने एसओपी, और कभी किसी का सैंपल फॉलो नहीं किया। आप गूगल करें, आपको कुछ टेम्पलेट मिल जाते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी हर हर कोई अपना बेहतरीन किस्म का, एक बंदा अगर जिसने मास्टर किया है या बीएस किया है, तो वो अगर वो अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छा नहीं लिख सकता, तो फिर वो कैसे सोच रहा है कि वो एक अच्छा स्कॉलरशिप विन करेगा। और ये इतना आसान भी नहीं होता, इस पे टाइम लगता है। मतलब मैंने वीक्स लगाए हैं पूरे एक एक एसओपी बनाने के लिए। तो इस पे खुद एफर्ट करें और खुद से ही उसको रिवाइज करते रहें। हाँ, ये है कि समटाइम्स, जैसे हमजा भाई हैं, मैं हूँ, जब हम अवेलेबल होते हैं तो हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि ये एक इंसान, फॉर एग्जांपल मैं अब हूँ केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के तो चलो मैं रिव्यू कर सकता हूँ, और बाकियों को मैं उस डेप्थ से नहीं देख सकता। बाकियों का मैं स्ट्रक्चर्स देख सकता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन वो जो अंदर बातें लिखी हुई हैं, वो एक वो स्पेशलिस्ट बंदा जो कंप्यूटर का है, या वो चीज़ें वो देख सकता है। लेकिन इसके लिए इसका एक सिंपल सा पैटर्न जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं जाके प्रोग्राम देखता हूँ, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ, उसके मुताबिक अब जो यूरोपीय यूनियन है या यूएस के स्कॉलरशिप्स हैं या चाइना के जो भी स्कॉलरशिप्स हैं, वो कुछ ना कुछ जो यूएन्स के गोल्स हैं या यूरोपीय यूनियन के कुछ गोल्स हैं, उनको वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट्स उनके पास होते हैं। सबसे बड़ा गोल है ये 4 5 गोल हैं। हेल्थ का गोल है कि हेल्थ में जो है कॉम्प्लिकेशंस उनको ठीक किया जाए, जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स वगैरह पे बहुत काम हो रहा है। इसी तरह वो क्या नाम है, क्लाइमेट क्लाइमेट के लिए, मतलब जो भी इश्यूज हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में स्मोक, ये चीज़ें जो हैं, इन पे बहुत काम हो रहा है। और ग्रीन एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है। फूड के लिए कुछ ये भी कुछ हमारे ये साथ में दोस्त उन प्रोग्राम्स में हैं, फूड पे क्वालिटी ऑफ फूड कैसे बेहतर की जाए, या शॉर्टेज ऑफ फूड को कैसे मतलब टैकल किया जाए। तो ये इन इन गोल्स को मद्देनजर रख के ना, मतलब ग्रीन ग्रीन एनर्जी, जैसे मेरे जो डोमेन में इस चीज़ पे बहुत काम हो रहा है, ग्रीन एनर्जी इन्वायरमेंट, इन दो चीज़ों पे। तो आपका जो प्रोग्राम होगा, डेफिनेटली वो किसी ना किसी चैलेंजेस को, उसमें 2 3 चैलेंजेस दिए होंगे कि आप हम इनको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो एसओपी है उनको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए, और उसके लिए आप एक अच्छे गूगल स्कॉलर पे जाएं, अच्छे पेपर पढ़ें, उनका एब्स्ट्रैक्ट देखें, उनमें से बेशक थोड़ा बहुत डाटा भी ले लें। और एक जो हम इसमें मिस्टेक करते हैं वो ये है कि हम स्टार्ट ऐसे करते हैं कि आई एम अब्दुल कदीर एंड आई एम फ्रॉम जंग एंड आई एम ये वो। तो ये बहुत मतलब मैट्रिक लेवल की चीज़ें हैं। जो लोग, ये पूरी एक कमेटी बैठती है आपको एवेलुएट करने के लिए, वो बहुत एकेडेमिया, हाईली एकेडेमिया के लोग होते हैं, और उनका जो टेस्ट होता है वो भी कुछ इसी तरह का ही होता है। वो चाहते हैं कि कुछ उनको साइंटिफिक वर्ड्स मिले, कुछ साइंटिफिक चीज़ें मिले। तो वो आपकी जो एसओपी को उस हवाले से देखते हैं। अगर आप उसमें साइंटिफिक इंट्रो ऐड करेंगे तो वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। वो उसके बाद उसको बड़े मतलब अच्छे, मैंने इसके अलावा भी, इस प्रोग्राम के अलावा भी 3 4 प्रोग्राम्स में किया हुआ था, और मेरे एसओपी में एक में मैं रिजर्व पे था, तो उसका रिजल्ट उन्होंने साथ में अपलोड किया हुआ था। तो उसमें मेरे एसओपी में 5.5 में से 5 थे। उसकी वजह शायद यही थी कि जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ था, वो जो स्टार्ट वाला पैराग्राफ था वो बहुत अच्छा था। मतलब मैं शायद बाद में शेयर भी कर दूंगा अपने कुछ सैंपल, और मैं अपने सैंपल्स शेयर कर देता हूँ, क्योंकि सम टाइम कुछ लोग उसको कॉपी करते हैं। इसका मुझे इतना मसला नहीं होता, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई कॉपी करेगा तो उसको तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक बंदा एफर्ट ही नहीं कर रहा, तो वो कैसे सोच सकता है कि वो उसका उसका हो जाएगा। तो आप लोग बेशक टेम्पलेट को यूज करें, लेकिन कोशिश करें कि अपना अपना डिजाइन करें, और उस पर मतलब इन्वेस्ट करें, टाइम लगाएं ठीक ठाक। तो बेसिकली इसके 4 पार्ट्स होते हैं आपका। एकेडमिक वे में एक आपकी रेलिवेंस,
दूसरा आपका इंट्रो होता है। उसमें भी अपने आप को एक हाई 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 अपने आप को ना हाईली रेट करना होता है कि मैं एक बहुत अच्छा कैंडिडेट हूँ इस पोजीशन के लिए। इसमें ये नहीं कि बंदा कहे कि आई एम वेरी गुड, आई एम द बेस्ट, आई एम फला। अपने ग्रेड्स को कोशिश करें कि अच्छे वे में, और आप बताएं कि आप क्लास में टॉपर थे या क्लास में आपकी एक बेहतर पोजीशन थी, आपने डिस्टिंक्शन से ग्रेजुएशन की या मास्टर्स किया। कुछ लोगों को ये होता है कि सीजीपीए कम होती है, लेकिन उस सीजीपीए को भी एक जो वर्ड्स में स्टोरी बनाते हैं ना, वो एक अच्छी होनी चाहिए। और साथ में अपने अब जिस प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं उसके मुताबिक आप अपने सब्जेक्ट्स जरूर मेंशन करें। मतलब आप प्लांट के हैं, प्लांट हेल्थ के हैं, तो आपने जो सब्जेक्ट्स से रिलेटेड पढ़े हुए हैं तो आपने उनको बताना है कि इन सब्जेक्ट्स में मेरी बहुत कमांड है, अच्छी कमांड है, और मेरा कोर्स वर्क इसमें बहुत अच्छा रहा है, इसमें ग्रेड्स भी मेरे बहुत अच्छे हैं। इस तरह से उसको रिलेट करें। और तीसरे पैराग्राफ में बताएं कि आप इस प्रोग्राम के लिए बेस्ट कैंडिडेट क्यों हैं, और चौथे पैराग्राफ में आप उसको कंक्लूड करें एक अच्छे वे में कि ये इस स्कॉलरशिप में मतलब एक वंडरफुल एडिशन होगी मेरी, और अगर मैं इसमें सेलेक्ट होता हूँ तो। और क्योंकि इसमें जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये एक बहुत मतलब इम्पैक्टफुल होगा, और इसमें मैं कंट्रीब्यूट करूंगा एक पॉजिटिव वे में। और अपने फ्यूचर गोल्स लाजमी मेंशन करें। वो आपकी ये पॉइंट बहुत उसको मतलब नोट कर रहे होते हैं कि ये फ्यूचर्स में ये क्या करना चाहता है, फ्यूचर गोल्स क्या है। इवन कि अगले दिन भी हमारी उधर अपने कोऑर्डिनेटर से मीटिंग थी, तो वो हमसे पहला क्वेश्चन उसने यही किया कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। तो वो इन चीज़ों को ये लोग गोरे बहुत अच्छे इस पे फोकस करते हैं कि इसने हमारे ये जो पैसे हमने इस पे इन्वेस्ट करने हैं, ये कितना हमें इसका बेनिफिट करेगा। टाइम का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को एक डिटेल वे में एक्सप्लेन करूं। कुछ में रिसर्च प्लान्स वगैरह चाहिए होता है, कुछ में नहीं चाहिए होता। और अपना थीसिस जो है उसको लाजमी मेंशन करें, और अपने वर्क एक्सपीरियंस को, कल्चर को, कैरियर गोल्स को। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक प्रोग्राम में मेरा इस वजह से नहीं भी हुआ था कि मुझे उनका वो को मतलब यूनिवर्सिटीज़ का भी नहीं आइडिया था कि मैंने किस यूनिवर्सिटी मेरा इंटरव्यू हुआ, और मुझे शायद मैंने उनको अच्छे से नहीं देखा था। मैंने अपने एसओपी में सब कुछ मेंशन किया हुआ था, लेकिन इंटरव्यू में मुझे ये नहीं याद था कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या इन चीज़ों मतलब किस किस यूनिवर्सिटीज़ को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो उन चीज़ों को आप ज़रूर देखें, क्योंकि जो एरास्मस मंडस है इसमें जो आपका एमएस है वो कम से कम मेरे ख्याल में आपकी दो दो से तीन मोबिलिटीज आपने फुलफिल करनी होती हैं। मतलब तीन से चार दो। अब मेरा जो प्रोग्राम है इसमें हमारी जो हमें डिग्री अलॉट की जाएगी वो 9 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से होगी, लेकिन हमें जो मोबिलिटीज फुलफिल करनी है वो कम से कम तीन चार यूनिवर्सिटीज में जाना है हमने। तो ये इधर आके प्रोग्राम ये डिजाइन करते हैं कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन आपने जाके देखना है कि आप और उनको जरूर आपने मेंशन करें कि अपना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। तो वो वहाँ पे आपको उसके वेब पेज पे मिल जाता है उस प्रोग्राम के। अच्छा, नेक्स्ट है हमारी सीवी। हाँ, सीवी और एसओपी, ये दो। इसमें एक अच्छी बात यही है कि आपका सब मोस्टली प्रोग्राम्स में इंटरव्यू नहीं होता, आपकी डॉक्यूमेंट्स बेस पे ही आपकी सिलेक्शन है। और इससे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कोई दुनिया का स्कॉलरशिप है जो आपको बिना देखे आपको स्कॉलरशिप दे देता है, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंटेशंस की बेस पे। और मेरे ख्याल में 70% प्रोग्राम्स में इंटरव्यू नहीं होता, 30% प्रोग्राम्स में इंटरव्यू होता है। तो जिनमें इंटरव्यू नहीं होता उनमें आपके डॉक्यूमेंट्स ही आपको सिलेक्ट करवा सकते हैं। इ- ये हर कोई अपनी वे में डिजाइन कर सकता है सीवी। इसमें स्टार्ट में अपना एक्सपीरियंस लाजमी लिखें। आपने अगर आप मोस्टली लोगों को पाकिस्तान में होता है यार हमारा तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपने कुछ कुछ अर्सा लैब में तो गुजारा है, कुछ प्रैक्टिकल्स तो किए ही होंगे थोड़े बहुत जो भी हैं। बेशक आपने प्लांट्स के हैं तो हर्बेरियम शीट ही बनाई होगी, और लैब्स का कुछ मिला मिलो के उसको 1-2 साल आपने 4 साल बीएस के गुजारे, 2 साल एमएस के, तो आपने 6 साल तो ये लगाए हैं। और अगर आप कहें कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आपको कोई भी नहीं सिलेक्ट करेगा अनफॉर्चुनेटली। आपको कम से कम उसमें से 2 साल का बताना है कि मेरा
एक्सपीरियंस है। और अब ये टेंशन होती है मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका लेटर हर कोई डिमांड नहीं करता। आप बता देंगे अपनी मतलब थीसिस के साथ मैंने लैब में 2 साल काम किया है और मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो कोशिश करेंगे इस तरह। और लेटर भी कुछ लोगों के पास होते हैं तो वो एक बहुत अच्छी बात होती है हमेशा। लेकिन ये सीवी में ज़रूर मेंशन करें, इसके बगैर सीवी मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी वैल्यूएबल होती है। हाँ, अगर कोई आपके रिसर्च पेपर है उसको ज़रूर मेंशन करें अपनी। और ये अपनी प्रेजेंटेशंस, कॉन्फ्रेंसेस, इनको ज़रूर मेंशन करें। अगर आपके गैप्स हैं, और मोस्टली पाकिस्तान में गैप्स पड़ जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बीएस करके या एमएस करके हमें पता नहीं क्या मतलब जॉब्स मिल जाएंगी, क्या होगा। अनफॉर्चुनेटली जब हम बीएस एमएस करते हैं फिर हमें पता चलता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर वो गैप्स ऑटोमेटिकली 1-2 साल अप्लाई करने में लग जाते हैं। तो गैप्स को बताएं कि मैं टीचिंग की आपने या आपने रिसर्च असिस्टेंट काम किया, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी चाहिए। और अपनी सीवी आप खुद डिज़ाइन करें, कॉपी ना करें किसी की। ये चीज़ें हैं। इसमें आप रिसर्च एक्सपीरियंस को टॉप पे लिखें, फिर एजुकेशन, फिर वर्क एक्सपीरियंस। ये जो है सीक्वेंस, ये मेरे ख्याल में फ्रेंड ने बनाई थी पीपीटी तो उसकी है, लेकिन मैं इसको कोशिश करता हूँ कि रिसर्च एक्सपीरियंस को टॉप पे लेके जाऊँ। पहले आपका मतलब इंट्रो आ जाता है, उसमें नाम एड्रेस वगैरह। उसके बाद फिर आपके रिसर्च एक्सपीरियंस, फिर एजुकेशन, फिर वर्क वर्क एक्सपीरियंस, फिर पब्लिकेशन, फिर कंपटीशंस या ऑनर्स एंड अवार्ड्स, स्किल्स, नॉलेज, सॉफ्टवेयर। और एक और अच्छी चीज़ जो है, जो यहाँ पे यूरोप में बहुत बहुत मतलब इसमें इसको बहुत वैल्यू दी जाती है, वो ये है कि आप सॉफ्टवेयर्स या आप आईटी या एआई को कितना जानते हैं। मेरा तो प्रोग्राम ही यही है। और हम यहाँ पे मुझे जहाँ तक याद है हमारे बीएस आईटी के स्टूडेंट्स को भी पाइथन नहीं आती होती, एमएस के स्टूडेंट्स को भी पाइथन नहीं आती। इन्होंने हमें 2 मंथ में ही तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 50% सिखा दिए। तो आपने अपना बिगनर लेवल अपने प्रोग्राम्स के मुताबिक जो कोई सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसमें बिगनर लेवल ज़रूर लिखें। कि आपने अगर आपको नहीं आता तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के, उसकी 2-4 वीडियोस देख के उसको ज़रूर लिखें। अगर आपसे कोई दो पूछता भी है तो आप उसको थोड़ा बहुत बता सके। कोई नहीं कहता कि आप एक्सपर्ट हैं उसमें या नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ें आपकी सीवी में इसकी बहुत वैल्यू है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आईटी का इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये लोग बहुत एडवांस हैं इन चीज़ों में और ये डिमांड भी करते हैं कि बंदे को बिगिनर लेवल होना चाहिए उसका। अच्छा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इसका बहुत इशू है स्टूडेंट्स को। तो ये हमारे अनफॉर्चुनेटली जो प्रोफेसर हैं वो देते ही नहीं है। कोशिश करें कि जब आपकी डिग्री एंड होने से पहले पहले आप उनसे ले लें, या डिग्री एंड हो तो लाजमी ले लें और फिर उनको यूज़ करें। और इस प्रोग्राम में तो कोशिश करें कि प्रोग्राम के रेलिवेंट्स एक आध रिकमेंडेशन ज़रूर होना चाहिए जो प्रोग्राम के मुताबिक हो। एक जर्नल भी चल जाता है और एक प्रोग्राम के मुताबिक होना चाहिए। ओके। और कभी आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या इन चीज़ों की वजह से ना आपको मतलब कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसके उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। वो बंदा किसी जो आपका कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, उससे कह दें। बेशक आपको वो यूनिवर्सिटी का जाने वाला नहीं, आप यूनिवर्सिटी में है वहां पे आपको लगता है कि नहीं कोई दे रहा, तो आपका कोई आपने हाई स्कूल में या अपने बैचलर्स में किसी से तो पढ़ा ही होगा, या कोई आपका जानने वाला भी है तो किसी से ले लें, वो चल जाता है। और एक आध तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आपको दे ही देता है। और सिलेक्शन प्रोसेस ये वेरी करता है। सीजीपीए मैटर करती है लेकिन इतनी ज़्यादा मैं, ये फ्रेंड की स्लाइड्स हैं तो उसने सीजीपीए को रखा हुआ है, लेकिन सीजीपीए मैटर करती है। लेकिन सिर्फ सीजीपीए नहीं, आपका आइट स्कोर, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपकी सीवी, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपके रिसर्च पेपर्स, आपके कॉन्फ्रेंस पेपर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और ये जो बाकी कुछ और ये ऑनलाइन को सर्टिफिकेट्स या कोर्सेज,
इनकी भी बहुत सारी बहुत वैल्यू है। तो आपने ये सारी चीजें ये लाजमी ऐड करनी है। ओके, खत्म भी हो गया। चलें, हमजा भाई हैं या दूसरे साथ भाई कौन थे साथ में? हसीब हसीबुर रहमान भाई। मेरे ख्याल में अभी इसको फर्दर एक्सटेंड करना है या काफी है और क्वेश्चन आंसर लिए जी, जाए? अगर आपके लिए पॉसिबल है ना, तो आप अपने सीवी और जो मोटिवेशन लेटर जो था उनका एक सैंपल दिखा सकते हैं, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उससे हाँ, ज्यादा लर्निंग हो जाती है। आप कंफर्टेबल हैं तो आप काइंडली वो शेयर कर दें। मैं कोशिश करता हूँ। ओके। एक मिनट, एक मिनट। तो मैंने अभी समय लैपटॉप न्यू बाय किया है, और इसमें मेरा डाटा सारा दूसरे लैपटॉप में था, तो मैं देखता हूँ मेरे पास अगर सीवी पड़ी है। नहीं, हम देख लें। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव मैं करते मैं देख रहा हूँ, उम्मीद है मिल जाने से। या मैं उधर से जीमेल से जाकर देखता हूँ, वहां से मिल जाएगी। हाँ, मिल गई है सीवी। अच्छा, मैं अब स्क्रीन शेयर कर लूँ, हैं। ठीक कहाँ है, वो गई? शेयर कर। मेरे ख्याल में स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना? नहीं हो रही, आप दोबारा शेयर करें। एक मिनट। स्क्रीन कहाँ गई? और हो रही है, नहीं हो रही? अभी नहीं हो रही। अब हो रही है। हाँ, अब हो रही है। ले। अच्छा, इसमें क्योंकि मैंने जब एरasmus के लिए अप्लाई किया है, तो मैं किंग फाद में था। मेरे लिए डिटेल्स हैं, जब मैं फ्री होऊंगा मैं आप लोगों को रिप्लाई भी कर दूंगा। तो आप इसमें नंबर है, एक सऊदीया का, एक पाकिस्तान का। तो ये आईडी भी किंग फाहद की है, तो मैं तब उधर था। तो वहां से मैंने अपना इंटरव्यू लिया। एक मिनट। हाँ, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम टाइटल मैंने सबसे टॉप पे रखा। तो ये नेशनैलिटी जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट जो बनाया था वो इंडिया का बना दिया था, और मुझे कहा था कि हमारे पास पाकिस्तान से इस प्रोग्राम में 10-12 साल हो गए, कोई नहीं आया। तो मुझे हमें लगा कि आपका जैसे नाम है, तो हम आप फ्रॉम मुझे लगता हमें लगता है कि आप शायद इंडिया से हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो फिर उन्होंने मेरा लेटर चेंज किया। तो आप नेशनैलिटी भी लिखें ज़रूर। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप एज अ पाकिस्तानी आपको वो अच्छा, मतलब नहीं समझते, अगर आप में टैलेंट है तो आप दुनिया में कहीं भी जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी होने पे नहीं घबराना। अच्छा, यहाँ पे मैंने रिसर्च इंटरेस्ट का लिखा। जो प्रोग्राम हो उसके कीवर्ड्स आपने जरूर मेंशन करने हैं। रिसर्च इंटरेस्ट जैसे कंप्यूटेशनल एंड थियोरेटिकल मॉडल्स फॉर ड्रग डिस्कवरी, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, ये प्रोग्राम था इसी का, और मैंने कीवर्ड्स भी ऐसे ही ले लिए उसके। उसके बाद रिसर्च एक्सपीरियंस, मैंने पीयू में रहा, मेरे दोस्त थे वहाँ पे। मैंने 6 मंथ वहाँ पे गुजारे।
मैं उनके साथ लैब में जाता था, जो चीज़ें मैंने सीखी कुछ वहाँ पे मैंने उनको ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने अपना जो बैचलर्स में एक साल लैब में अपने सर के साथ फाइनल एक प्रोजेक्ट किया था, और उसको फिर भी उसका मैंने रिव्यू लिखा था। तो उसको मैंने अपनी सीवी में मेंशन कर दिया कि ऑर्गेनोमेटाबोलोकेमिस्ट्री में को एंटी कैंसर के तौर पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने किया। फिर उसके बाद किंग फाहद में जब मैं था तो वहाँ पे मैं रिसर्च सेंटर में जाता था, और वहाँ पे भी मैं मतलब कुछ देर मैंने काम किया, तो उसको भी मैंने मेंशन किया। उसके बाद किंग फाहद में मैंने एज अ लैब इंस्ट्रक्टर जॉब की थी 6 मंथ। 6 मंथ तो नहीं बल्कि मतलब ज़्यादा ज़्यादा की थी, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया था तब मैंने 6 मंथ लिख दिया था, हालांकि मैं 10 मंथ वहाँ पे जॉब की है एज अ लैब इंस्ट्रक्टर। तो वो मैंने मेंशन कर दिया। और इनमें मेरे ख्याल में मेरे पास दो दो एक लेटर होंगे, सर्टिफिकेट होंगे, सब नहीं है। जो आपने काम किया उसको मेंशन करें। आप जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, लेटर हो, तो फिर ही आप उसको सीवी में मेंशन कर सकते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया क्योंकि मैंने कोविड ईरा में ये चीज़ें पढ़ाई थी काफ़ी ज़्यादा, तो इनमें मेरी थोड़ी एक्सपर्टीज भी थी, तो इसलिए मैंने उसको मेंशन कर दिया। ये मेरी मैट्रिकुलेशन, कोशिश करें नंबर ना लिखें, आप ग्रेड्स ही लिखें। और एफएससी, उसके बाद ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन क्योंकि ग्रेजुएशन में की बेस पे ही मेरा मास्टर की स्कॉलरशिप हुआ, तो मैंने अपनी एजुकेशन में उसको हाईलाइट कर दिया। तो ये, और साथ में यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिख दी, क्योंकि वो कुछ प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी मांगते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप फिर कॉलेज से भी हैं तो, लेकिन आपकी चूंकि डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी से है तो आप यूनिवर्सिटी ही लिखेंगे, ना कि कॉलेज लिखेंगे आप, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी को ही लोग जानते हैं। और उसके बाद है इंग्लिश। और ये आर्ट्स के जो स्कोर थे वो लिख दिए। अब जो मेरा स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल नॉलेज था उसमें मैंने मटेरियल कैरेक्टराइजेशन, यूवी, आई आई आर रामन, ये चीज़ें केमिस्ट्री वालों के लिए हैं। उसके बाद ये मैंने दो पब्लिकेशन सबमिट की हुई थी, तो उसको भी मैंने लिख दिया। उसमें एक पब्लिक हो, मतलब हो गई है पब्लिश, और एक रहती है। उसके बाद जो कोर्सेज इसके रिलेटेड मैंने पढ़े हुए थे सारे, वो मैंने मेंशन किए। उसके बाद ये मेरी कॉन्फ्रेंसेज हैं, ये कुछ वेबिनार अटेंड किए थे मैंने वो भी। और क्योंकि आपको लैपटॉप मिलता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मिलता होगा, मुझे तो मतलब मैट्रिक एफएससी में भी शायद मिला था, और बीएस में भी मिला था, लेकिन मैंने लिया एक था, तो वो भी लिख दें। और जो जो चीज़ें आपकी स्पोर्ट्स में हैं वो भी आप लाजमी लिखें, अवार्ड्स को भी साथ में लाजमी लिखें। और प्रेजेंटेशंस जो मेरी थी अच्छी वाली वो भी मैंने लिखी। और मैंने अपने स्कॉलरशिप भी मेंशन कर दी है अपने सीवी में। और अपनी कंप्यूटर स्किल्स भी मैंने मेंशन कर दी यहाँ पे, और साथ में रेफरेंस भी मेंशन कर दी है। होप सो मैंने कोशिश की है स्पीड स्पीड से गुजारूं, लेकिन आप लोग वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने सीवी रिव्यू करके बता दिए। इससे सबको आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह वो अपनी सीवी ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो आप यूरोपास की वेबसाइट पर जाके बनाएं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये भी यूरोपास का ही टेम्पलेट है, वहां पे आपको उसकी डिजाइनिंग वगैरह का कोई भी इशू नहीं होगा, इंडेंट वगैरह सेट करने नहीं पड़ेंगे। तो दीदी आप एसओपी अवेलेबल है आपके पास? आप शो कर जी दें जी, या नहीं? मैं एसपी ही ओपन कर रहा था। ठीक है, करते हैं। और असल में ना हमारे हमारे जो लोग हैं वो एक ही एसओपी को बना के ना, उस मतलब बनानी एक ही होती है मोस्टली, लेकिन जो चेंजेस करनी होती हैं वो हर प्रोग्राम के मुताबिक करनी होती हैं। होप सो आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी, हो रही है। अच्छा, मैं ये एक तरह का इसको एसओपी ही समझेंगे, मोटिवेशन और प्लान्स हैं जो वो मांगते हैं ना, उसके मुताबिक उसके ऊपर टाइटल दे दो।
तो ये सबसे पहले जो इंट्रो है वो मैंने एक अच्छे वे में किया। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, बाद में भी इसको बेसिक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जैसे होप सो स्क्रीन क्लियर होगी, या मैं इसको जूम करूं। मेरे अब क्लियर है आप ज्यादा? करें तो बेहतर है कुछ। हाँ। हाँ, अब क्लियर है। हाँ ठीक है, क्योंकि वो जो जिन लोगों ने पढ़ना है फिर उनके लिए थोड़ा हो जाएगा। ये देखें, पहला मैंने एकेडमिक वे में अपना एक रेलिवेंसी शो की, कि बजाय के लिखने के कि आई एम ये वो, तो थोड़ा सा एक अच्छे वे में उसको इंग्लिश अच्छी यूज की। उसके बाद अपनी रिसर्च इंटरेस्ट को इसके साथ रिलेट किया, क्योंकि ये मटेरियल और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने लिखा था, तो मैंने उसी के मुताबिक लिखा कि उसमें जो जो इश्यूज आ रहे हैं। और सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम, किसी न किसी रिसर्च प्रॉब्लम को डिस्कस करना होता है। तो जैसे हमारा ये कन्वर्जन और स्टोरेज एनर्जी में इशू आ रहा था, तो नैनो टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारा मैंने इसको मेंशन किया। उसके बाद ये पहला पैराग्राफ ये एकेडमिक वे में था। उसके बाद हाँ, पहले दो पैराग्राफ्स को मैंने थोड़ा एकेडमिक, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे वे में ये। और तीसरा पैराग्राफ मैंने अपना इंट्रो स्टार्ट किया कि मेरा नाम ये है, और मैं बजाय कि अपनी डिटेल बहुत ज़्यादा देने की कि मेरे फादर नेम ये है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे बचपन से ही केमिस्ट्री का शौक था और मुझे बचपन से ही एक्सपेरिमेंट्स को देखने का, तो मुझे लगता है कि वो इतनी अट्रैक्टिव वो चीज लाइंस नहीं होती, क्योंकि वो नहीं देख रहे होते कि आप बचपन से इस काम में हैं। तो ये देख रहे होते हैं कि आपका एकेडमिक टेस्ट कैसा है। तो अब अगर अपना इंट्रो आप इस तरह से करवाएंगे तो वो काफी, मैंने इसमें बहुत सारी चेंजेस किए हैं। मैंने इसके बाद बहुत सारे लेटर बनाए हैं, और बहुत, ये आप एज अ सैंपल के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ये ना तो कोई परफेक्ट है और ना बेस्ट है। इसके इस प्रोग्राम में भी मेरी सिलेक्शन हुई थी, लेकिन मेरा जो था वो मेरा जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस था वो नहीं था मेरे पास सऊदीया में, तो वो इसलिए वो फिर लेट हो गई थी। और लेकिन वो छोड़े आप, ये देखें नेक्स्ट। अच्छा, इसमें मैंने अपना बताया कि गोल्ड मेडलिस्ट, और उसके बाद अपने कोर्सेज का बताया जिसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग था। और मैंने इस एक लाइन हाईलाइट कर दी कि ये मैंने मोबिलिटी ट्रैक पढ़ा है और इसमें पोर्टफोलियो पढ़े हैं, और तो वो मेरे लिए मतलब बहुत मैचिंग है, और ये सब कुछ अपना बताया। फिर अपने कैरियर गोल्स इसमें डिस्कस किए, पीएचडी करनी है, पोस्ट डॉक करनी है, बेशक ना करें लेकिन मेंशन कर दें बेशक, क्योंकि कहीं भी उनको ये ना लगे कि ये यूरोप का वीजा लेना चाहता है और यूरोप आना चाहता है या आना चाहती है बस। तो उसके बाद ये जो है कंक्लूजन, मेरे ख्याल में बजाय है कि इसको मैं लाइन बाय लाइन पढूं, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आपने जिसने पढ़ना होगा आप उसको रोक के स्लो करके पढ़ भी सकते हैं। तो आई थिंक सो काफी कुछ हो गया है चीजें। और अब इस सेशन में जी क्वेश्चन आंसर लिए जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे। तो जी, ऑलमोस्ट हर चीज कवर अप हो गई। अब क्वेश्चन आंसर सेशन का वक्त है। तो सब अपने अपने हैंड रेज कर दें, मैं वन बाय वन म्यूट करता जाऊंगा, तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ के बाद में अपना हैंड डाउन कर दें, अपने हैंड रेज कर दें फर्स्ट। न्यूज़ है कितनी? इमरान खान, आप अपना क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे थोड़ा आइल्स के बारे में बता दें। मैं आइल्स लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश के अंदर थोड़ा इतना कमज़ोर हूँ ना, तो क्या मैं कर पाऊंगा? मतलब आपने किया, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन सर, मैं
मेरा वाइवा होना है एमएस का। अच्छा, और आपने किस यूनिवर्सिटी से किया, एमएस कर रहे हैं? मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी भागलपुर से। सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मेरा सब्जेक्ट सर इन्वायरमेंटल साइंस है। सर अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस में बीएस करके और अब एमएस कर रहे हैं, तो आप होपफुल रहें, आप भी कॉन्फिडेंट रहें। आप आइट्स कर सकते हैं, और आपके मिनिमम भी 5.5 बैंड आ सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आप तैयारी करेंगे तो आप आराम से 6.5 तक ले सकते हैं, 6 तो आ ही जाते हैं। तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आइट्स करें और मेहनत करें तो। और असद याकूब का एक चैनल है, वो काफ़ी हेल्पफुल है, उससे आप थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। तो ये एक थोड़ी गेम होती है, इसमें को आपकी बहुत कोई मतलब बहुत अच्छी इंग्लिश हो और तब आप आइट्स कर सकते हैं। आप आपका फॉर एग्जांपल आप स्पीकिंग में वीक हैं, तो आप राइटिंग में अच्छा स्कोर कर लें, आप लिसनिंग में अच्छा स्कोर कर लें, तो आपका हिसाब किताब बराबर हो जाता है। जी ओके सर, थैंक यू। जी जी, नेक्स्ट। फहीम, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, मेरा एक छोटा सा ही क्वेश्चन था मेरी प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि मेरी सीजीपीए लो है और मैं काफ़ी टाइम से चाइना वाली साइड पे और जीएसके के साइड पर ट्राई कर रहा था ना। तो सीजीपी लो होने की वजह से शायद ही या किसी का भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा अब तक ना। अच्छा। पब्लिकेशंस भी 13 है, एक ईयर का एक्सपीरियंस भी है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ। और सर मेरा मेजर है फॉरेस्ट्री, और सर एमएस में करना चाहता हूँ क्लाइमेट चेंज में। और क्लाइमेट अच्छा। चेंज पर ऑलरेडी मेरे 2 पेपर हैं। तो सर अच्छा। आप क्या अच्छा, सजेस्ट करेंगे? एक तो आपने ना पाकिस्तान से बैठ के खुद को लिमिटाइज नहीं करना, कि मतलब आपने अगर बॉटनी की हुई है तो आपने सिर्फ आप फॉरेस्ट्री में ही जा सकते हैं, या आप जो पॉसिबल ऑप्शंस हो आपने वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना है। एक तो पहली बात ये है, क्योंकि अब मैं अब केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बंदा हूँ, तो मैं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन जाहिर बात है चीज़ें आसान नहीं होती। और हमेशा हम अपने टेस्ट के मुताबिक भी चीज़ें नहीं ले सकते, कि मैं कहूँ कि मैंने फलां में जाना है तो वहीं पे होगा। आपको जो भी पॉसिबल ऑप्शन हो आप वहाँ पे अप्लाई करें। आप अपनी सीवी को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, आप अपने एसओपी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अप्लाई ज़रूर करें। और जब बंदा कहीं पे पहुंच जाता है, फिर उस चीज़ को कर ही जाता है। तो आपकी आप सीजीपी बहुत कम है, 3 से भी कम है। सर सीजीपीए मेरे 3.3 है सर। ये अच्छी है, अगर 3 पेपर साथ में हों तो आप अ, उसकी भी बेस्ट बेस्ट यही है कि आपको जो भी कोई ऑप्शन मिलता है अपने प्रोग्राम के रिलेटेड, आप उसमें अप्लाई करें, उसको फॉरेस्ट्री या उन चीज़ों को लिमिट ना करें। जी सर ठीक है, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा हर एक प्रोग्राम में। हाँ, तो एरास्मस में करें। सऊदीया में थोड़ा ये है कि वो सीजीपीए को देखते हैं, लेकिन ये एरास्मस में आपकी पब्लिकेशन के साथ, या यूएस में, चाइना में, सिंगापुर है, ताइवान है, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, कहीं ना कहीं हो ही जाता है। जी सर इंशाल्लाह ट्राई कर रहे हैं। चलें, शुक्रिया। नेक्स्ट आईफोन जिनका नेम है, काइंडली वो अपना क्वेश्चन पूछे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अव्वल तो सॉरी कि मैंने लेट ज्वाइन किया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। अब जिस तरह सर आपने मुझे बताया कि, या हमें बताया कि आप मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका वो था और आप कंप्यूटर केमिस्ट्री इस तरह पढ़ रहे हैं, आपकी चलें केमिस्ट्री कॉमन थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो बैचलर है वो इंजीनियरिंग के अंदर है, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, और जो मेरा मास्टर है वो पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में है। और जो मेरा थीसिस का टाइटल है वो इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन एनवायरनमेंट यूजिंग डाटा साइंस। तो अब जो मेरा जो इंटरेस्ट है वो डाटा साइंस से लिंक कर रहा है। बेसिकली मैंने पहले जब बीएस किया तो फिर वो गवर्नमेंट जॉब वगैरह वो कर ली, फिर हम्म। सीएसएस पीएमएस के सिलसिले में वो पॉलिटिकल साइंस और गवर्नेंस की साइड में मैंने मास्टर्स कर लिया है। तो अभी मैं हम्म। स्कॉलरशिप के लिए मैं जो इरास्मस फंडस है उसमें मैं मास्टर्स के प्रोग्राम्स को कुछ देख रहा हूँ। तो मुझे हम्म। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे अपना ये जो दूसरा मास्टर्स है ये मुझे मेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
और राइट। दूसरी चीज ये है, सॉरी, मैं दूसरा क्वेश्चन भी साथ पूछ लूं फिर मैं आपको सुन लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी मेरी डिग्री में काफी ज्यादा जो है वो मतलब है कि काफी ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। अब पीएचडी के लिए अगर मैं इटली में मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मैंने अप्लाई किया, वो है प्रोजेक्ट बेस्ड। तो अब मेरा प्रोजेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, डाटा साइंस की एप्लीकेशन यूज करके, उसमें डाटा साइंस भी इन्वॉल्व है। तो अब मुझे पीएचडी के लिए, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज में है जहाँ पे यूनिवर्सिटीज ट्रैक वगैरह है, सऊदीया है, वहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। वहाँ पे क्योंकि डाटा साइंस या इस तरह की प्योर डिग्री नहीं होती, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस की फील्ड है या एनवायरनमेंट की प्योर फील्ड है। तो वहाँ पे मैं अगर पीएचडी के लिए मैंने अप्लाई भी किया तो मुझे ज्यादातर रिजेक्शंस ही मिली हैं पीएचडी के लिए। और पब्लिकेशन तो ऐसा नहीं है, सीजीपीए मेरा 3.85 और इस तरह राउंड अबाउट सीजीपीए मेरा बहुत अच्छा है। तो मुझे इन दोनों सूरत हाल में मतलब इरास्मस के लिए अगर मैं कहीं मास्टर्स के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे मास्टर्स मेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और पीएचडी के लिए जहाँ पे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, किस डिपार्टमेंट में प्रेफरेबल है अप्लाई करूँ, या क्या सूरत हाल है? क्योंकि मैं मतलब है कि मोटिवेशन लेटर को तो वो टिल्ट कर सकता हूँ। अब मैं रिक्वायरमेंट्स में जाके देखता हूँ तो उन्होंने लिखा होता है आपका प्योर मास्टर जो है वो इन्वायरमेंट रिलेटेड फील्ड से होना चाहिए। अगर पीएचडी इन्वायरमेंट में है या इंजीनियरिंग की बेस में मैं जाता हूँ कंप्यूटर साइंस में। थैंक यू। चलिए, बहुत लंबा सारा क्वेश्चन था, मुझे उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा सिंपल पार्ट्स में। पहली बात तो ठीक है। ये है कि आप दोनों, आपकी इंजीनियरिंग किस में है? इंजीनियरिंग मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। और आप उसके मुताबिक भी प्रोग्राम्स देखें, और जो ठीक जिसमें है। आपका मास्टर है उसके मुताबिक भी प्रोग्राम देखें। मैं भी कुछ इसी फेसेस से गुजरा हूँ। मैंने एक और बैचलर भी किया हुआ है जर्नलिज्म और पॉलिटिकल साइंस में। तो मुझे भी ठीक है। पाकिस्तानी होने का बड़ा था कि मैंने पाकिस्तान में ही जॉब करनी है, बाहर नहीं जाना। तो मैं जहाँ पे मेरा वहाँ पे जुगाड़ लगता था ना, मैंने वहाँ पे भी अप्लाई किया। कतर में ये ह्यूमन राइट्स की पोजीशंस थी एमएस के लिए, मैंने अपनी दूसरी ग्रेजुएशन की बेस पे वहाँ पे भी अप्लाई किया था। और मुझे लगता है वहाँ पे मुझे कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला था। तो आप दोनों डिग्रीज को यूज करके, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का करना है कहीं, तो फिर आप अपनी दूसरी लेवल जो है, दूसरी डिग्री, उसको मेंशन ना करें, क्योंकि वो टोटली नहीं, डिफरेंट मान मेरा जाता है। मेरा इंजीनियरिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मेरा है क्योंकि मैं डाटा साइंस का हाई इम्पैक्ट स्किल्ड पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का 4 महीने का बूट कैंप होता है, मैंने वो किया हुआ है। तो मेरा डाटा साइंस में फील्ड है। अब मैं प्योर डाटा साइंस, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड फील्ड है इसमें, तो मैं ऑब्वियसली नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड पीएचडीज होती हैं उसमें यूजिंग डाटा साइंस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वहां पे पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आती क्योंकि काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करना पड़ता है, तो उनमें डिपार्टमेंट्स हैं डायरेक्ट। तो हम्म लेकिन अब ये चीज थोड़ी सी ना काफी मुझे मतलब है वो डी ट्रैक करती है। फिर अगर कुछ लोगों को ये मसला होता है कि उन्होंने ऑलरेडी मास्टर किया हुआ है, तो वो दोबारा मास्टर के लिए अप्लाई कैसे करें? और अब जो अरेस्मस में एक इन्होंने, मैंने यहाँ पे आके देखा है कि ये लोग अब एक्सपीरियंस बंदों को जरूर लेते हैं। अगर आपका 5-6 साल का भी गैप है ना, पहले ये होता था कि फ्रेश कैंडिडेट्स को लेते थे, लेकिन अब ये एक्सपीरियंस बंदों को भी ले रहे हैं। इस बार हमारे साथ एक लड़का है जिसने 6 साल ऑलरेडी क्वांटम में जॉब की हुई है किसी फील्ड में, और वो हमारे साथ दोबारा एमएस कर रहा है इनकी फंडिंग पे। तो इसका मसला नहीं है, एक तो जो आपका वो एज गैप वगैरह जो भी है चीज़ें, और दूसरा डेटा साइंस के एरास्मस के प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर लें। और बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अगर आप रिलेट कर सकते हैं डाटा साइंस के साथ, तो आप पीएचडी उसके लिए अच्छी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप का वहाँ पे नहीं कोई चांस बन रहा, और अगर अपनी कोई फील्ड में चांस बन रहा है, तो आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आप जाएं ज़रूर उसके लिए भी, अगर आप अप्लाई बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि एक चीज़ मिल नहीं रही। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बंदा था, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्कॉलरशिप नहीं मिल रहे थे, तो मैं अब मतलब नहीं रोक सकता था। मेरे लिए जो ऑप्शन था मैंने उसको अवेल किया, और आगे आके उसको बंदा बेहतरीन कर लेता है। क्योंकि अपनी अ, पसंद की चीज़ें हमेशा इंसान को नहीं मिलती, तो जो मिल जाए ठीक है। उसको उसको लेके आगे चलो। थैंक यू। और मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और ये है कि इरास्मस में कुछ 2 से 3 एआई के प्रोग्राम्स हैं जिनका फर्स्ट ईयर इसराइल में है। तो क्या हम ऐसा पाकिस्तानी उस पर ओपनली अप्लाई करें मोटिवेशन के साथ, या उसको हम इसराइल का सोच के, ताकि हमारे लिए कल को कोई इशू ना हो वहाँ जाने में?
तो वो उसको मतलब निग्लेक्ट कर दें। मुझे लगता है वो निगलेक्ट ही करना चाहिए, क्योंकि वीजाज के इश्यूज होंगे। या इसके बारे में मैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकता, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है कि चले। इसराइल जाना चाहिए या नहीं। वो स्टडीज में वो बहुत एडवांस है। लेकिन अगर वीजाज का इशू ना हो तो आप कर सकते हैं अप्लाई। मतलब आप मतलब एज सच इशू नहीं है, मुझे पर्सनली इशू नहीं है, मतलब मैं वो आपकी राय नहीं मांग रहा, लेकिन ये है कि मतलब एक होता है ना कि वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों का नहीं लगेगा, मतलब जाने ना मैं भी जाने वही की बात अलग कर रहा बात। हूँ, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि अगर वीजाज के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर अ, आप अप्लाई कर दें बाद ठीक हो। बाद आप आपको ना एरास्मस में अगर मेरे जैसे 10 प्रोग्राम्स, मैंने कम से कम एरास्मस में 10 प्रोग्राम्स में किया हुआ था, और मैं 2 में सिलेक्शन हुई थी, 2 में रिजर्व में था, एक 2 में इंटरव्यूज हुए, कुछ में रिजेक्शन भी हुई। तो ठीक। अप्लाई करने में इसमें कौन सी, इसकी तो फीस भी नहीं है। अप्लाई करें जितने ठीक। जितनी बार आपका दिल करे। ठीक है, और लास्टली अगर पॉसिबल हो काइंडली अपना मोटिवेशन लेटर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, वो काफी हेल्पफुल होगा। तो मैं कर उसको दूंगा। एक दफा मैं रीड करना चाहता हूँ। थैंक यू, मैं कर थैंक यू। जी नेक्स्ट, काफी लंबा क्वेश्चन था। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कदीर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। अब मुझे थोड़ी इंफॉर्मेशन भी चाहिए। सवाल भी यही है कि आपने जैसे कहा कि आपकी पहली दफ़ा रिजेक्शन हुई और आगे चल के दूसरे या तीसरे साल में आपके एक्सेप्टेंस मिली इरास्मस में, तो वो कौन से फैक्टर थे जो रिजेक्शन का बायस बने, और आपने किस तरह अपना पोर्टफोलियो इम्प्रूव किया कि आप सिलेक्ट हो गए? तो इस पे प्लीज रोशनी डालें, क्योंकि मैं एक दफ़ा पिछले साल एक में अब सेल्फ फंडेड पे सिलेक्ट हुआ, एक पे पार्शली फंडेड पे। तो मैं इस साल दूसरी दफ़ा कर रहा हूँ, और इस पे थोड़ा रोशनी डालें ताकि मैं भी अपनी सीवी मोटिवेशन इंप्रूव कर सकूं। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है आपका क्वेश्चन। पहली बार मैं पाकिस्तान में था और मुझे डॉक्यूमेंटेशन का इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने सिंपल सिंपल डॉक्यूमेंट्स जो बनाए हुए थे एक जगह पे वही अपलोड करता रहा। ना मैंने जाके उनकी वेबसाइट्स देखी, ना मैंने यूनिवर्सिटीज़ देखी, ना उनके फ्यूचर चैलेंजेस देखे, या किन प्रोग्राम किन चीज़ों को वो टैकल कर रहे हैं, ना वो चीज़ें देखी। दूसरी बात, दूसरी बार मैं किंग फाहद में था, वो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मेरे पास आ चुका था। काफ़ी अच्छे लोगों के साथ मेरा वहाँ पे मिलना हुआ। माशाल्लाह वो सारे, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कोई यूएस बैठा है। तो उनसे एक बहुत अच्छी मोटिवेशंस भी मिली। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास ऑक्सफोर्ड्स की ऑफर्स थी वहाँ से, तो उन उन लोगों से सीखने को मिला। तो डेफिनेटली ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई। मैंने उसके बाद जो एसओपी बनाना स्टार्ट की, वो रिसर्च पेपर पढ़ के बनाना स्टार्ट की, ना कि सिंपल चीज़ों को देख के। तो ये चीज़ें बेहतर की। पहली बार मैं, रिजेक्शन मेरी नहीं थी, मैंने तीन तीन जगह पे अप्लाई किया था, तो तीनों में रिजर्व पे था। ये मेरे लिए एक तरह की मोटिवेशन थी। और दूसरी बार मैंने 10-12 प्रोग्राम में अप्लाई किया, तो उसमें रिजेक्शन भी थी और एक्सेप्टेंस भी थी। तो डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत टाइम लगा है। इसके लिए आपका मतलब आप वीक्स भी लगाएं, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स अच्छे बना के फिर ही अपनी अपनी एप्लीकेशन अपलोड करें। तो अपने यही है कि यार जो आपका प्रोग्राम है उसको जाके देखें, उसकी डिस्क्रिप्शंस पढ़ें, वो चाहते क्या हैं, उनके कोर्स कोर्स जो वो ऑफर करेंगे वो देखें, जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनको देखें, और उनके किसी प्रोफेसर के साथ बेशक अपनी रिसर्च भी अलाइन करें, होस्ट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर के साथ। इस तरह करके कुछ चीज़ें करके आप बेहतर कर सकते हैं। और अपनी सीवीज को, जैसे मैंने दिखाई है चीज़ें, ये पहली बार मेरी ऐसी सीवी नहीं थी, तो अपनी सीवी बेहतर करें और अपने एसओपी बेहतर करें। तो ये चीज़ें ही, बाकी ये लक है, माँ बाप की दुआएं हैं, और लक है, आप अप्लाई करते रहें तो कहीं से भी आपकी लॉटरी निकल सकती है। ये मैं नहीं कहता कि मैं इस जगह पे करूं, अब मैं सपोज किया इस साल करूं तो हो सकता है मेरा ना हो। क्योंकि हर हर चीज़ का एक अलग टाइम होता है और अलग सिनेरियोज होते हैं। तो आप कोशिश करें, अल्लाह पाक आपकी कोशिश की वजह से आपका कहीं ना कहीं एडमिशन करवा देंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कदीर भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन था एसओपीज के बारे में। जी जी, जी जी भाई करें।
मैं आप पहले डिस्कस कर रहे थे कि आपने अपनी एसओपी रिसर्च पेपर पढ़ के बनाई है, तो मतलब वो तो ठीक है, अगर बंदा ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है या किसी प्रोफेसर को डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है, तो बंदा उस प्रोफेसर के रिसर्च पेपर पढ़ के तो एसओपी बना ले, तो फिर वो तो पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इरास्मस मंडस के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर तो उनका कुछ ऐसा नहीं है, बस उनका यही है कि हमारे फ्यूचर गोल्स क्या हैं, हमें कौन से कैंडिडेट चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनका। तो मैं आपसे सिर्फ एसओपीज के बारे में, जो लास्ट सेक्शन हमारा होता है या सेकंड लास्ट होता है, प्रोफेशनल इंटरेस्ट एंड करियर गोल्स के बारे में, उसके बारे में पूछना चाहता था। अगर मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ या ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे क्या करियर गोल्स होने चाहिए जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं उनको। यार ये ना अभी आप अगर चैट जीपीटी खोले ना, और अगर यही क्वेश्चन आप वहां पे लिखें एज इंजीनियर, तो मेरे ख्याल में, और इस चीज पे ना मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन एक पॉइंट कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमें 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 कैरियर गोल्स बताए ही नहीं जाते। जब मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट की मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या करना है आगे। अब यहाँ पे आके देखा है कि ये लोग प्रॉपर कैरियर एजुकेशन, ये मतलब कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन यहाँ पे है। तो अब एज इंजीनियर स्टूडेंट्स आपको मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपके करियर गोल्स क्या है। आप इसको गूगल करेंगे कि आपका जो कैरियर है, आपकी जो इंजीनियरिंग है, वो आपको बताएगी कि आप किस किस फील्ड में हैं। और बाकी रही आपका जो पहला क्वेश्चन था, उसमें आप जब उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं ना, वो काफ़ी लंबी चौड़ी लिखी होती है कि उस वो किन किन चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। तो वहाँ से आपको आप और उसके मुताबिक फिर जाके आप अपने पेपर्स पढ़ेंगे। सपोज किया मैं एक इन्वायरमेंट के रिलेटेड प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो इन्वायरमेंट की वो डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, और मैं वही इन्वायरमेंट के रिलेटेड जाके गूगल स्कॉलर पे जब सर्च करता हूँ, तो टॉप पेपर्स पढ़ता हूँ उसके रेलिवेंट। तो इस तरह से मैं उसको सर्च कर सकता हूँ। और कैरियर गोल्स आप डिसाइड डिसाइड करेंगे, बल्कि ये तो अल्लाह पाक ही हमारे डिसाइड करता है, लेकिन हमें एक डायरेक्शन तो उस प्रोग्राम के मुताबिक लेनी होती है। तो वो आप अपनी डिग्री के मुताबिक आप बेहतर कर सकते हैं, और यही आपको फाइंड आउट करना है। ये आपकी अच्छा असाइनमेंट है। और मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ प्रोग्राम्स में उन्होंने कहा है कि जो हमारे रिकमेंडेशन लेटर है उसके ऊपर स्टैंप होना चाहिए। तो अभी इस स्टैंप से क्या मतलब है, मतलब कि प्रोफेसर का स्टैंप हो या फिर यूनिवर्सिटी का कोई लोगो वगैरह हो? क्योंकि कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो हमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करके प्रोफेसर हमारा रिकमेंडेशन मेल कर देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं, तो उस पर स्टैंप तो होता नहीं है उनका। जहाँ तो पे वो स्टैंप स्टैम्प मांगी हुई हो वो फिर लगवानी होती है। वो फिर आप कहीं से किसी भी टीचर से लगवाएं, वो तो फिर जरूरी है। चलें ठीक है, बस यही क्वेश्चन थे, हाँ, थैंक यू। चले। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सॉरी भाई, मैंने सेशन थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया। एक तो क्वेश्चंस है मेरे। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, मेरा ना सीजीपीए लो है और मेरा वेटरनरी बैकग्राउंड है, 3 सीजीपी है मेरा। और मैंने मास्टर में, फिलहाल मैं मास्टर कर रहा हूँ। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे मास्टर कंप्लीट करके फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए, या फिर मुझे अभी के लिए ट्राई दे देनी चाहिए? और जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि मतलब आपने बताया कि सीवी वगैरह, तो सीवी वगैरह में अभी मतलब वेटरनरी में मेरी मतलब है सच कोई पब्लिकेशन नहीं है। तो कोई ऑनलाइन कोर्सेज करके मैं सीवी थोड़ी इम्प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं मजीद कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? आपने बैचलर्स भी किया है, आपने मास्टर भी किया है, तो आप नहीं, आपने वहाँ। मेरा बैचलर हो गया, मास्टर मेरा कंटिन्यू हुआ है। अच्छा, मतलब आपने डीवीएम की है। जी, डीवीएम किया है मैंने। अच्छा, तो 5 साल की डिग्री है। जी जी। इसके मुताबिक मैं आपको सजेस्ट यही करता हूँ कि आप अभी से अप्लाई करना शुरू कर दें। मास्टर का जहाँ मिले मास्टर के लिए अप्लाई कर दें। अगर आप पीएच एमएस के लिए ऑलमोस्ट फिनिश करने वाले हैं या फिनिश कर चुके हैं, तो वो पीएचडी के लिए करना स्टार्ट कर दें। ऑनलाइन कोर्सेज करके ही उसको आप सीवी में ऐड कर सकते हैं। बाकी जो आपके वो जो विजिट्स वगैरह होते हैं जानवरों के रिलेटेड, आप उनको लाजमी ऐड करें। आप के जो भी कोई प्रोजेक्ट्स हैं, अगर नहीं है तो वो खुद से कुछ चीज़ें उसमें देख के उसको ऐड करें ज़रूर। मतलब यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखें 2-3 दिन, और उसको समझें। जब आपको समझ आ जाए उसको, फिर उसको अपने सीवी में ऐड कर दें। भाई, मैं फिलहाल ना एक प्रोजेक्ट में ना रिसर्च असिस्टेंट काम कर रहा हूँ लास्ट 6 मंथ से, तो गवर्नमेंट का। उसको ऐड करें।
तो लेकिन वो मैं ऐड तो कर दूंगा, लेकिन मुझे मेरे सुपरवाइजर ने मुझे अगर वो उसको कंफर्म करते हैं तो उसने कंफर्मेशन नहीं देनी। नहीं, कोई मसला नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप उसको अपनी सीवी में ऐड करें, और बाद में कंफर्मेशन बंदा ले लेता है बाद में। आप अभी पहले आपने उसको ऐड करना है, क्योंकि ये कुछ फेयर्स होते हैं, अगर मैं ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा। आप स्टार्ट करें, बाकी अल्लाह का नाम जब एक बार एक चीज़ हो जाती है तो फिर बंदा कर लेता है कुछ ना कुछ उसका। सही। और भाई हम्म। 3 CGPA पे चांस बन सकता है, आर्ट्स में मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा। चांस है, लेकिन आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे करने पड़ेंगे। सही हो गया। और भाई मेरा और लास्ट क्वेश्चन है कि जी भाई, जी जी, आप कर रहे हैं अपनी बात कंप्लीट कर। मैं ये कह रहा था कि खुदा ना खास्ता अगर स्कॉलरशिप नहीं भी होता ना, तो ये कोई जिंदगी मौत का नहीं होता। हम पाकिस्तान में भी मतलब अच्छा कर रहे होते हैं। अब मैं अगर आप अपनी बात करूं तो मैं पाकिस्तान में एज अ केमिस्ट, मैंने केमिस्ट्री की, साथ में मैंने जर्नलिज्म पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स किया, पीपीएससी अटेम्प्ट किए, मैंने सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू पास किया। उसके बाद मैं जो पाकिस्तान में जॉब कर रहा था, वो एज अ कंटेंट राइटर जॉब कर रहा था पाकिस्तान में, लाहौर में एक अच्छी कंपनी में, मेड केयर में, और ऑलमोस्ट मेरी 1 लाख तक पे थी। तो मतलब स्कॉलरशिप हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए अल्टीमेट मतलब खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते। आप आईटी की अगर आप कुछ और नहीं कर सकते, तो आप स्किल कोई ऑनलाइन सीख लें और अपना अपना जो बिजनेस है उसको स्टार्ट कर लें, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। हाँ, अगर नहीं आप भाई देखिए, स्कॉलरशिप मिल जाता है तो वो एक बहुत अच्छी बात है। मतलब जॉब का मुझे मतलब नहीं है, जॉब तो हमारी मल्टीपल है कि जॉब मिल जाएगी जॉब को, और मैं करता भी रहा हूँ, डेयरी फार्म पे कंसल्टेंसी देता रहा हूँ। तो उधर का मतलब कुछ ऐसे फार्म्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान में, तो उनका सीवी में ऐड करना मतलब फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा? वो यार, मैं आपको कहता हूँ कि आपने 2-3 दिन भी अगर कोई एक प्रोडक्टिव चीज़ की है ना, तो आप उसको ऐड करें, कोई मसला नहीं है। कोई यार, वो आप इधर से बैठ के ना, यूरोप से वो जाके नहीं वेरीफाई करते कि आपने फलां डेयरी फार्म में काम किया है या नहीं किया। आपको थोड़ा बहुत काम का आइडिया है, आपने काम किया है तो बस ठीक है, कोई मसला नहीं है। सही हो गया, सही हो गया, थैंक यू भाई। ओके। नेक्स्ट अनस अहमद, आप अपना क्वेश्चन पूछें। भाई मैंने ये पूछना था कि अगर आपके एकेडमिक कैरियर में किसी सब्जेक्ट में एफ ग्रेड आ जाता है और आप उसे इम्प्रूव कर लेते हैं, तो उसकी वजह से स्कॉलरशिप की जो रिजेक्शन है उसके चांसेस होते हैं या हो जाती है स्कॉलरशिप? यार, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता है। आपका आपकी सीजीपी, वो आपने जो इम्प्रूव किया था वो कितने फिर बेहतर थी चीजें या नहीं, नॉर्मली थी? 3.2 है भाई CGPA। एक तो यार, ये आप यूएस से हैं? नहीं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान से। ये एग्रीकल्चर वाले इतनी सीजीपी बच्चों को कम ही बहुत देते हैं यार, अल्लाह इनका भला करे। 3.2 पे स्कॉलरशिप हो सकता है, लेकिन स्टिल वही बातें हैं पुरानी, कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत बेहतर करने पड़ेंगे, और आप अपने सीवी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी सीवी हो, आपका अच्छा स्कोर हो, आपके कोई रिसर्च प्रोजेक्ट साथ में ऐड हो, तो फिर आपके चांस बन सकते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मुश्किल होता है ये कम सीजीपी के साथ स्कॉलरशिप विन करना, क्योंकि इतना कंपटीशन है आजकल। तो आप अप्लाई ज़रूर करें, लेकिन इसको अल्टीमेट डेस्टिनेशन, क्योंकि कुछ भी अल्टीमेट नहीं होता इंसान के लिए। तो होप सो आपको ठीक है, आपका शुक्रिया आंसर भाई। मिल गया होगा। जी जी। नेक्स्ट फातिमा इकबाल, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। फातिमा इकबाल, आप अपना क्वेश्चन पूछें। यहाँ पे एक मेरे ख्याल में तब तक मैं ये आंसर कर लेता हूँ। एक इधर चैट में क्वेश्चन है कि डिफरेंट स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स लाइक UWC, इसका मुझे नहीं पता कि क्या है। कॉलेज स्टूडेंट्स, मैं खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि स्कॉलरशिप मिलते हैं अगर आप अप्लाई करें और अच्छी जगह पे कोशिश करें तो।
नेक्स्ट कैंडिडेट का कह दें। इमरान, हम अपना क्वेश्चन पूछ लें। इस हो गए सर। तीन पार्टिसिपेंट पड़े हुए हैं, तो उनमें से जो भी अवेलेबल है आप अपना क्वेश्चन पूछें, उसके बाद हम सेशन एंड करते हैं। सर मेरा क्या रोल क्वेश्चन नंबर 12 ये फातिमा इकबाल और ये 966693। हाँ, ये इनको अनम्यूट किया हुआ 9063 वाले को, तो आप अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करें। सर मैंने अभी एफएससी की है, 12th ईयर एजुकेशन है मेरी, और मैं बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अच्छा, आप ये 966693 का है ना? जी ये मेरा ही है। जी। आपने भी एफएससी की है और आप बैचलर्स के लिए बाहर अप्लाई करना चाहते हैं, तो बैचलर्स के लिए स्कॉलरशिप बहुत बाहर बहुत कम है। कुछ अ, प्रोजेक्ट्स होते हैं और वो भी इंटर्नशिप थोड़ी बहुत होती हैं, तो वो सेल्फ पे किया जाता है वो बाहर। और बेहतर यही है कि पाकिस्तान से ग्रेजुएशन की जाए और फिर बाहर आया जाए, या आप अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं तो फिर तो आप लगा के बाहर आ सकते हैं। लेकिन तब बंदा इतना मेंटली मेच्योर नहीं होता और बाहर की लाइफ इतनी आसान भी नहीं होती, तो बेहतर यही है कि आप बैचलर पाकिस्तान से करें और फिर बाहर आ जाएं बेशक। एक और क्वेश्चन है कि सर पाकिस्तान के अंदर जिसका बैकग्राउंड मेडिकल थे, वो एफएससी की मेडिकल की हो, क्या वो आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसके लिए सही रहेगा? हाँ, आजकल आजकल ऐसे ऑप्शन है। मेरे को पाकिस्तान में स्टूडेंट्स थे एफएससी के, जिन्होंने एफएससी मेडिकल किया है और अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी से। अब इन्होंने ये ऑप्शन ओपन किए हुए ओके सर, एक और क्वेश्चन है कि मैंने ना सऊदी अरब में ये जो अभी रिसेंटली एप्लीकेशन ओपन हुई थी स्कॉलरशिप्स की बैचलर्स के लिए भी, हैं। हाँ, तो उधर कुछ ऑप्शंस हैं थोड़े बहुत, लेकिन काफ़ी competitive हैं वो। जी वहाँ पे मदीना मैंने ही। अप्लाई किया है, तो वो अभी यूनिवर्सिटी अप्रूवल वेटिंग है, तो वहाँ पे क्या कोई चांस बन सकता है, क्योंकि आपने तो सऊदी अरब में भी विन किया हुआ है ना स्कॉलरशिप? जी, सऊदीया में किंग फहद में नहीं था, किंग अब्दुल अजीज में मे भी हो। मदीना यूनिवर्सिटी किंग सऊद में शायद बैचलर की स्कॉलरशिप है। आपने किस यूनिवर्सिटी में किया? सर उन्होंने ना एक पोर्टल बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, उस पर डायरेक्ट एप्लीकेशन देनी थी और 5 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो उन्होंने अब नया सिस्टम शुरू किया है, तो वहाँ पे अच्छा है। अगर अल्लाह करे आपका हो जाए तो इट्स गुड। वैसे सर सऊदी अरब वाले क्या चेक करते हैं बंदे में? कोई सीवी चेक करते हैं, उनके मार्क्स परसेंटेज चेक करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ठीक है ये चेक करते हैं? आपको इसके बारे में कुछ सऊदीया आइडिया? भी एजुकेशन में ये यूरोप और इन लोगों को आप compete कर रहे हैं। वो लोग बहुत एडवांस जा रहे हैं, स्पेशली उनके जो ग्रेजुएशन का लेवल है वो बहुत उन्होंने आप रखा हुआ है। तो वो आपकी इवन के वो पाकिस्तान से भी अब इस बार 60,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था किंग फहद में, सिर्फ पाकिस्तान से मास्टर के लिए। और मेरे साथ जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे उनकी सीजीपीए बहुत हाई थी, 3.9 3.95। वो सीजीपीए को बहुत हाई रेट करते हैं, आपकी ग्रेडिंग को बहुत हाई रेट करते हैं। तो अगर आपके ग्रेड बहुत अच्छे हैं तो आपके लिए अच्छा चांस है, वरना मुश्किल है। मेरे तो 85% मार्क्स हैं एफएससी। वो अच्छे हैं, इंशाल्लाह आपके लिए फिर बेहतर होगा। इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। और ये एक क्वेश्चन है, आई थिंक सो मिस अरीबा का। सर प्लीज गाइड मी हाउ टू राइट रिसर्च प्लान। रिसर्च प्लान के लिए आपको वही बात है कि आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको उनकी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, और आपको थोड़ी चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं। वो आपके लिए एक टेम्पलेट बना के दे सकता है, उसमें आप जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो खुद फिल कर सकती हैं। तो रिसर्च प्लान्स के लिए सबसे पहले रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है, फिर रिसर्च टाइटल और एक अच्छा सा अब्स्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद मेथडोलॉजीज के और आप प्रोजेक्ट्स में क्या क्या कैसे कैसे करना चाहते हैं ये सब डिस्कस करना होता है। ये आप अपने सब्जेक्ट के मुताबिक बेहतर कर सकते हैं। एक मैंने आपको एज अ टेम्पलेट एक बता दिया है। मैंने इसके लिए वैसे अपनी यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई थी
तो मैं देखूंगा, अगर उसका कोई लिंक वगैरह हो तो मैं आपको दे दूंगा। जी नेक्स्ट कौन है? मैमूना इलियास मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं केमिस्ट्री ग्रेजुएट हूँ और 3.14 सीजीपी है। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है अब केमिस्ट्री में, तो मास्टर्स में क्या फील्ड चेंज कर सकते हैं अब्रॉड में? क्योंकि पाकिस्तान में तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फील्ड चेंज करने की केमिस्ट्री ग्रेजुएशन के बाद। और स्कॉलरशिप पे? अगर पॉसिबल है, क्योंकि मेरा बीएड भी है, बीएड 1.5, उसमें मेरा सीजीपीए मतलब इससे ज्यादा है। तो अब क्या एजुकेशन की मतलब एजुकेशन की डिग्री की बेस पे स्कॉलरशिप मिल सकती है? क्योंकि केमिस्ट्री की फील्ड में तो अब नहीं जाना। हाँ, ये एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। केमिस्ट्री वाकई ऐसी फील्ड है जिसको बंदे ने बस सिर्फ चलाना पड़ता है, कि कभी भी बंदे को खून नहीं देता। एजुकेशन आपकी बीएड की बेस पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे लगता है। केमिस्ट्री की बेस पे भी सीजीपी कम है तो मुश्किल है। तो आप किसी और फील्ड में अप्लाई कर सकती हैं, वो किसी मिलती जुलती फील्ड के साथ तो अप्लाई हो सकता है, जैसे मटेरियल साइंस है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन बिल्कुल जो चेंज की जाती है, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी और बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स बंदा कोई फील्ड चेंज कर जाए। तो जहाँ पे थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस हो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल जो जैसे मटेरियल साइंस है, बायोमेडिकल साइंसेज हैं, इस तरह करके कुछ हो सकता है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट फील्ड नहीं हो सकती चेंज। लेकिन फिर भी आप जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना, वहाँ पे ना उनकी डिस्क्रिप्शन दी होती हैं। कुछ प्रोग्राम्स के नीचे 8-10 सब्जेक्ट्स की वैरायटी होती है, मगर मतलब वो एक सब्जेक्ट है, उसके नीचे केमिस्ट्री ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, बायोलॉजी ग्रेजुएट्स भी, मेडिकल ग्रेजुएट्स भी, और ये सारे तो वहाँ से देख के आप अप्लाई कर सकती हैं। ओके, इसमें मैं कुछ ऐड करूँगा पॉइंट। इरास्मस के कुछ प्रोग्राम्स हैं एजुकेशन सर में, मेरा एक और क्वेश्चन ठीक है है, कि उनमें apply कर लें। जी जी। एजुकेशन के रिलेटेड मेरे ख्याल में वो क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं होते, क्योंकि जो आपका बीएड है वो कितने साल का है? 2 साल का? हेलो? सर 1.5 इयर्स। हाँ, 1.5 ईयर्स का। और लेकिन उन एरास्मस के प्रोग्राम में जाके आप अप्लाई कर दें, हो सकता है कि कोई चांस बन जाए। और साथ में आप फिर अपनी अपनी केमिस्ट्री को भी मेंशन कर देना, क्योंकि आपके क्रेडिट आवर्स फिर इस तरह पूरे नहीं होते आपकी ग्रेजुएशन के, अगर सिर्फ आप ओनली बीएड को कंसीडर करें तो। सर एक और क्वेश्चन है कि सीजीपीए तो मेरा 3.14 है केमिस्ट्री की ग्रेजुएशन में, लेकिन जो परसेंटाइल थी वो 83% थी। तो क्या परसेंटाइल की बेस पे हो सकती है स्कॉलरशिप? परसेंटेज अच्छी है। कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी? जीसीयू। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद? जीसीयू लाहौर। अच्छा, परसेंटेज अच्छी है, परसेंटेज की बेस पे भी हो सकता है। ओके, थैंक यू सर। कोई मसला नहीं। ये कुछ लोग एसओपी कह रहे हैं, मैंने अपना ना, वो है मेरी सीवी में मेरा नंबर था या कुछ चीज़ें, तो आप ईमेल्स भी थी, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ अपनी सीवी। या मेरे ख्याल में कोई ग्रुप भी है यहाँ पे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वहाँ पे मेरी अपलोड तो नहीं किया, लेकिन मैं दे दूंगा। जी, इसका एक बकायदा ग्रुप बनाओ, आप शेयर कर दें, हम वहाँ पे शेयर कर देंगे। बाकी ये जो सेशन है ये भी यूट्यूब पे अपलोड करके इसका लिंक वाला ग्रुप में शेयर हो जाएगा, तो वहाँ से भी ये दोबारा एक्सेस कर सकते हैं वीडियो को, जिसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। क्या हमजा भाई, आपने इसको मतलब फेसबुक पेज पे तो नहीं शेयर करना ना? नहीं, फेसबुक पेज पे नहीं शेयर करते, यूट्यूब चैनल वहाँ पे अपलोड करते हैं सीधा। चले, मैंने इसको रिकॉर्ड किया है और मैं इसको, मेरा 2 फेसबुक पेजेस हैं,
स्कॉलरशिप की दुनिया और मेरी अपनी जो आईडी है वो भी प्रोफेशनल मोड पे है, मैं उसको वहाँ पे भी सेंड कर दूंगा। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, शुक्रिया। ये कोई मुजाहिद भाई अभी रहते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया है मेरे ख्याल में, तो जल्दी करें सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी 2012 में। फिर उसके माशाल्लाह। बाद जी 2015 में मेरी जॉब हुई। अभी भी जॉब कंटिन्यू है, और उसके दौरान मैंने जो है MSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी क्या बात है। 2017 से 19 में। अच्छा। तो मैं मेरी लेकिन CGPA कम है, 3.06 है जो MS में है, और थीसिस के बगैर है, मतलब कोर्स वर्क किया हुआ है मैंने। जी जी। तो तो कोई ऐसा कंट्री बताएं जिसमें मेरे मैं PhD में मतलब मुझे एडमिशन मिल सके। यार ये कंट्री तो आप खुद सेलेक्ट कर सर्च कर सकते हैं, लेकिन यूरोप में आप जाके देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। सच में आपको आपकी फील्ड के मुताबिक तो नहीं सर, मतलब बता सकता इस तरह, क्योंकि मुझे भी जाके गूगल करना पड़ेगा। तो अच्छा अगर गूगल गूगल है या चैट जीपीटी आपको बेहतर बता सकती है। जी जी, अच्छा अगर मैं जो है दोबारा इसमें इरेस्मस में अप्लाई करूं तो उसमें कोई चांसेस हैं? अप्लाई करने में मेरे ख्याल में किया जा सकता है। आपकी एज कितनी होगी है? एज मेरी 33 है। हाँ, अप्लाई किया जा सकता है, बाकी तो अल्लाह मालिक है। अल्लाह पाक चलें, आपके थैंक इंसान को। जी शुक्रिया। शुक्रिया। जी। जी निहाल, आप अपना क्वेश्चन पूछें, आप लास्ट कैंडिडेट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि मेरा बैकग्राउंड BS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है विद 3.54 GPA। तो सर अच्छा। अब मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बना दिए हैं, SOP भी और CV भी। और सर मैं अगर आपको अपना प्रोफाइल बता दूं तो आप इवॉल्युएट कर सकते हैं सर। जी जी, बताएं। सर 3.5 GPA है सर। और मैंने रिसेंटली 10 कोर्सेज भी किए हैं इस फील्ड के रिलेटेड। अच्छा माशाल्लाह। और वेबिनार्स भी अटेंड किए हैं फील्ड के रिलेटेड। और अच्छा। 3 पब्लिकेशन भी रिसेंटली किए हैं। तो सर आप क्या क्या सजेस्ट करोगे, कितने आप चांसेस एरasmus में होगी सर? अप्लाई करें, आपकी अच्छी 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 प्रोफाइल है, तो आपके लिए एक अच्छा चांस है। सर अगर मेरा इंटरेस्ट कैंसरोलॉजी है, ये कैंसर के रिलेटेड जो फील्ड है MS में, तो इसमें यार हो असल में जाएगा ना, MS फील्ड? नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट के अलावा भी किसी यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज में होता है तो फिर आप उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। जी सर। मेरा सर एक ओके। क्वेश्चन है, अगर आपका इंटरेस्ट के अलावा भी किसी यूरोप का एक अच्छा, मतलब एरasmus में किसी प्रोग्राम में हो जाता है, तो आप उसको चूज करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं सर, मेरा तो एक ही इंटरेस्ट है, अगर इसमें हो गया तो फिर जाऊंगा। लेकिन दूसरे प्रोग्राम में ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं है सर, उसमें कोई नॉलेज भी नहीं है सर। अच्छा, फिर एक प्रोग्राम में तो मतलब मुश्किल हो जाता है, कंपटीशन है। आप अप्लाई कर लें, अपनी लक ट्राई कर लें, अगर आप तो उसमें हो जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। वरना मैं, मेरे कहने का मतलब ये था कि जी हम सर। अपने लिए जो चांसेस को खुद क्यों लिमिट कर लेते हैं, हम अपने ऊपर क्यों लिमिट लगा लेते हैं कि हमने इस प्रोग्राम में सिर्फ अप्लाई करना है और इस एक में हो गया तो ठीक है। डेफिनेटली उसमें हजारों कैंडिडेट्स लाखों की तादाद में अप्लाई करते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता हमारा नहीं होता तो फिर तो हम हैं। अगर उसके अलावा भी आप आपका मेडिकल है, तो आपका वायरोलॉजी की बजाय
बैक्टीरिया की किसी फील्ड में हो जाता है तो आपने पढ़ा हुआ तो है ना उसको, तो आपको मैं मेरे मुताबिक उसको ज्वाइन करना चाहिए। इट्स मच बेटर अपॉर्चुनिटी देन पाकिस्तान। तो आप यहाँ पे आके सीख जाएंगे सब कुछ। सीखने की ही एज है और हम सर सीखने के लिए पढ़ते हैं। तो और मेरा इसमें मेरा कंपटीशन मेन कितना मोटो होगा, ये जो है कि मॉलिक्यूलर अपने और अपने लिए वायरल? आप अपने लिए आप लोग चॉइसेस बढ़ाएं, ना कि अपने ऊपर एक फिल्टर लगाएं और अपने आप को लिमिट करें। आपको जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां से आपको अपनी आपकी फैमिली को आपके कैरियर्स में आपको हेल्प मिल सकती है, आप उसको जरूर अप्लाई जाएं उसमें और अप्लाई करें। सर मैंने शुरू ही से ये जो कैंसर फील्ड है इसके साथ शौक है, और इसमें इंटरेस्ट भी है, और इसमें नॉलेज भी और स्किल्स भी हासिल किया है सर। तो अगर इसमें हो आपकी जाए तो स्किल्स ये ठीक है आपकी वैसे। स्किल्स कभी भी ज़ाया नहीं होती। और मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी एंटी कैंसर ड्रग्स पे बहुत ज़्यादा उस पे शौक भी है और बहुत भी, लेकिन समटाइम हमें हमेशा ऐसा नहीं मिलता। अब मेरा एमबीबीएस का शौक था तो मेरा एमबीबीएस में नहीं हुआ था तो मैं अपनी स्टडी स्टॉप नहीं कर सकता था। मैंने अच्छे वे में कंटिन्यू किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन अ मच बेटर पोजीशन देन एमबीबीएस हम्म, इवन। तो आप अपने आप को मतलब चलाते रहें अच्छे वे में। जहाँ पे आपको अच्छा ऑप्शन मिलता है उसको अवेल करें। और ये जो आपकी 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 रिसर्च या आपके शौक, ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में काम आती हैं। ठीक आई थिंक सो काफ़ी हो गया है। ये कोई और लोग? ठीक है, थैंक यू सर। अब आई थिंक कोई और क्वेश्चन नहीं है किसी का भी, तो हम सेशन एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ आई थिंक सो। दो दो एक मिनट है, हम इधर हैं तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मैं जहांगीर हूँ बात कर रहा। मेरा ये सवाल था कि मुझे जो है एरasmus में अप्लाई करना है, उसके लिए कोई बेसिक सा कोई वीडियो वगैरह हो जो आप मुझे रिकमेंड कर दें, आपके पेज पे हो या कहीं पे भी, क्योंकि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करना है अभी। और मैंने ये पहला आपका जो है ना सेशन भी ये पहला ही ज्वाइन किया है। ग्रुप में बहुत दिनों से हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं देख सकूँ चीज़ें। यार टाइम का तो बड़ा मसला है अभी। टाइम बड़ा कीमती है, ये मेरा भी, मैं इसको देख रहा था, मेरे असाइनमेंट्स भी थे तो टाइम यार लगाना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई यूट्यूब सेशन स्टार्ट करूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ की लाइफ बहुत डिफरेंट है। मैंने चैनल पे कोशिश की थी तब मुझे आइडिया भी नहीं था यूट्यूब का इतना। तो कुछ मैंने वीडियोस वगैरह अपलोड की थी लेकिन बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी मौजूद हैं। तो आप अरासमस मंडस कैटलॉग सर्च करेंगे या अरासमस मंडस स्कॉलरशिप है तो उस पे लोगों ने बनाई हुई है वीडियोस। तो यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक चैनल मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने अभी कुछ चैनल पे कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस ऐड की थी तो वो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उस मेरे चैनल का नाम है द रीलम ऑफ कदीर। अब तो थैंक यू मैंने सर। वो अपनी और टीम मेरा टीम को मेरा दिया जो था वो फील्ड वहाँ पे मेरे ख्याल इंटरेस्ट में। है वो हाँ ज- मेरा सर जो फील्ड इंटरेस्ट था वो था अपना जो बोलते हैं मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें भी वाटर से रिलेटेड। तो एक तो होता है कि अपना एनवायरनमेंट साइड के साइड हो जाता है कि सैनिटाइजेशन वगैरह, वाटर प्योरिटी ये इसके हिसाब से, लेकिन मेरा जो है ना वो एग्रीकल्चरल वाटर के हिसाब से। तो उसकी जो है ना मुझे एक दो मरतबा मैंने कैटलॉग खोली है लेकिन मुझे वो समझ में ही नहीं आती, तो मैं ढूंढूं कैसे, इसलिए मैं पूछ रहा था कि हाँ, क्योंकि मैंने ये वो। एक आपका अच्छा क्वेश्चन है कि कैटलॉग के लिए वो सब पता नहीं चलता। उसके लिए मैंने वैसे वीडियो बनाई हुई है। मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ वहाँ पे। मैंने ना हाउ टू फाइंड एरास्मस मंडस प्रोग्राम, तो वहाँ से आप कैटलॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है वरना स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रही है ना? नहीं सर वो नहीं हो रही है। है? आप ऐसा करते हैं ना, आप अपना ग्रुप जो चैनल है वो आप उसकी लिंक शेयर कर दे ग्रुप में, हाँ मैं इंशाल्लाह उधर से देख लूंगा आप चले, मैं आपका चैनल। इधर ही देखता हूँ। क्या हमजा भाई, आपने कोई इस तरह की वीडियो बनाई हुई है? नहीं, ऐसी कोई वीडियो नहीं है।
वैसे वेबिनार सेशन में शो करवाया हुआ सिंपल कैटलॉग ओपन करके कीवर्ड ऐड करके सर्च करें तो आ जाते हैं। हमारी तरफ से कोई ऐसी वीडियो पब्लिश नहीं की हुई। मैंने मैंने वैसे बनाई थी इस पे, हाउ टू फाइंड एरास्मस मंडस प्रोग्राम बाय रीलम ऑफ कदीर लिखेंगे ना तो आपको वो मिल जाएगी। और ये एक बड़ी एक टेक्निकल चीज है, क्योंकि लोगों को ये मिलता ही नहीं है, सीधी बात है। चलें। वालेकुम चैनल सर। का नाम इधर बता दें ग्रुप में। थैंक यू सो मच सर। चैनल चैनल पे मैंने अभी इतना काम नहीं किया हुआ, मैंने अभी एक टीम को दिया हुआ था चैनल, और उन्होंने कुछ और ही उस पर अपलोड किया था। मैंने हालांकि कुछ वीडियोस अपलोड करनी थी, लेकिन कुछ वीडियोस मैंने एरास्मस की अपलोड की थी, वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी भाई। My name is मोहम्मद शान फ्रॉम इजरा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, सेवंथ सेमेस्टर में एग्रोनॉमी में। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हमें सबसे पहले किस तरफ जाना चाहिए, अगर प्रोफेसर को मेल करें या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करें, हमें क्या करना चाहिए, सबसे आप बेस्ट क्या क्या रहेगा? आप कर क्या रहे हैं? बैचलर कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं? मैं BS कर रहा हूँ, सेवंथ सेमेस्टर है मेरा। हाँ, सेवन सेमेस्टर है तो आप एरास्मस के सेशन ज्वाइन करें तो आप एरास्मस में अप्लाई करें। और एरास्मस में आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाके अपना उनके कैटलॉग पे जाके आप अपना प्रोग्राम सर्च करें और अप्लाई करें वहाँ पे। अच्छा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, यूकेट स्कॉलरशिप में हमें किस तरफ आना चाहिए, प्रोफेसर को मेल करना चाहिए या फिर डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जाकर यूनिवर्सिटी की अप्लाई करना चाहिए? प्रोफेसर्स को मेल की जा सकती है चाइना की स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन एरास्मस के लिए आपको मेल करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो इंटरेस्ट है आप उसके मुताबिक, अगर चाइना वगैरह जाना चाहते हैं तो ये यूएस, तो फिर प्रोफेसर्स को मेल करें, वरना आप इधर डायरेक्ट पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। ठीक है कदीर भाई, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन कवर अप हो गए। अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, हम सेशन को एंड करते हैं। ओके, थैंक्स ऑडियंस का भी, और आपको स्पेशल स्पेशल थैंक यू, आपने अपना बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला स्टूडेंट्स के लिए। इंशाल्लाह इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ होगा। चलें, अल्लाह पाक ओके, किसी के अल्लाह लिए हमारी हाफिज। वजह से आसानियाँ पैदा कर दे, तो हमें इस चीज़ से कोई मसला